हाय। आज हम लोग देखेंगे डिसलोकेशन थ्योरी और उसका फिर यूज़ करेंगे कि लो कार्बन स्टील के केस में ये अपर यील्ड पॉइंट और ये लोअर यील्ड पॉइंट क्यों होती है। ये सिर्फ लो कार्बन स्टील के केस में होती है। लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज होती है लेस देन 0.3%, जबकि हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन की ग्राफ ये होती हैं और इसमें कहीं भी लोअर यील्ड पॉइंट टाइप की कुछ नहीं होती। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिसलोकेशन थ्योरी, फिर एंड में इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को उससे रिलेट करके देखेंगे कि कैसे आखिर ये लोअर यील्ड पॉइंट आती है। ठीक, यहाँ पे डिसलोकेशन थ्योरी है जो लाइन डिफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। और थ्योरी डेवलप करने के लिए यहाँ पे आइडियल मटेरियल ही लेते हैं हम लोग, एक ऐसा मटेरियल जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। जैसे एक मटेरियल कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कोई एक आइडियल मटेरियल है। एक सरफेस मान लेते हैं, ये सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है। एक सरफेस पे एटम किस तरह से रहता है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। आइडियल मटेरियल है, ठीक है। और इसके जैसे एटम है, एटम एक क्यूब में इस तरह से पैक्ड है, मान लेते हैं ये सब एक एटम है और इसके बीच का जो स्पेस दिख रहा है ये कुछ वॉइड है। ठीक, और इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो ऐसा मान के चलेंगे भी कि हर वॉइड का साइज सेम है, क्योंकि हर एटम का साइज सेम है, तो उसके बीच का जो स्पेस रहेगा वो सेम है। ठीक, ये एज्यूम किया। फर्स्ट हम लोग इस थ्योरी से विजुलाइज करेंगे कि ये लाइन डिफेक्ट क्या है। तो ये पहला देखेंगे कि एज डिसलोकेशन, फर्स्ट टाइप इसका एज डिसलोकेशन है और सेकेंड टाइप है स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये एज डिसलोकेशन वाली पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये हेल्प करेगी वो लोअर यील्ड पॉइंट जो अपीयर होती है उसको एक्सप्लेन करने में। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ये थ्योरी डिजाइन कैसी हुई। ये एक क्यूबिक मटेरियल मान लेते हैं जिसका एक सरफेस दिख रहा है और अंदर ऐसा ही सरफेस है। इसका एक साइड फिक्स कर दिया, एक साइड पे फिक्स सपोर्ट अप्लाई किए। फिक्स सपोर्ट मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल का इसके साथ में रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, चाहे वो एंगुलर हो या फिर ट्रांसलेशनल। अब यहाँ पे इसके दूसरे वाले सरफेस पे इसका भी एक साइड, ये साइड फिक्स कर दिए हैं और दूसरे वाले सरफेस पे हाफ में एक फोर्स लगाएंगे, मतलब इस पे प्रेशर लगाएंगे आधा एरिया पे। यहाँ पे इतने सा जोन में इस पे प्रेशर लगाएंगे, इस पे प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर जितना एरिया पे अप्लाई किया उसके हिसाब से एक्चुअल में प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई फोर्स करते हैं। वो एरिया के साथ में वो यूनिफॉर्म प्रेशर आ जाती है। तो यहाँ यूनिफॉर्म प्रेशर को दिखाने के लिए ये दिखाएं। ठीक, अब प्रेशर जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा कि प्रेशर का अप्लीकेशन इस पोर्शन पे हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं प्रेशर का अप्लीकेशन यहाँ पे इस पोर्शन से हो रहा है, इस पोर्शन पे हो रहा है। और ये दोनों के मॉलिक्यूल में भी बॉन्ड है,
तो इसके कारण थोड़ा सा इसमें भी मूवमेंट होगा लेकिन कम होगा, और जो मॉलिक्यूल इसमें कहीं पे दूर पे होगा इस पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे इसको जैसे फोर्स अप्लाई किए तो अब क्या होगा कि ये वाली प्लेन थोड़ी सी मूव कर जाएगी इधर की ओर, ये प्लेन थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, और ये चाहेगा कि अभी अभी जो इसमें बॉन्ड है ये देखते हैं, ये लाइन के साथ में है, ये लाइन के साथ में है, ये लाइन के साथ में है। ठीक, ये इसको नीचे की ओर दिखा देते हैं, इससे ये होगा, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे फिक्स फुट, अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि इस पोर्शन पे प्रेशर लगाएं। ये इस तरह से ही मॉलिक्यूल है, और एवरी ये जो लाइन है ये एक प्लेन है अंदर की ओर, ये एक प्लेन है अंदर की ओर, ये एक प्लेन है अंदर की ओर। ठीक, उसके कारण क्या होगा कि ये यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ में जो है ये ब्रेक करेगा, और ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो करके बॉन्ड इसके साथ में बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो ये वाला लाइन अभी दिख रहा है ये डिस्प्लेस हो जाएगी न्यू पोजीशन पे, कहीं यहाँ पे चला आएगा फोर्स के कारण, और बॉन्ड इसके साथ में बना लेगा, ये वाले के साथ में। और ये मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है तो ये मॉलिक्यूल पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, देखो एक साथ में यहाँ का बॉन्ड टूटा, यहाँ का बॉन्ड टूटा, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, ये वाला इस लाइन का मॉलिक्यूल इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि ये बहुत क्लोज आता है, और फिर इस टाइम में क्या हुआ कि इसका बॉन्ड ब्रेक कर गया। ठीक, थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देखो सिचुएशन है कि ये मॉलिक्यूल का इसके साथ में बॉन्ड हो गया। ठीक, तो बना क्या, अब ये वाली हाफ प्लेन बन गई, इसके साथ में अभी कुछ नहीं है। ठीक, और एक यहाँ पे बन गया हाफ प्लेन, देखो है ना, ये सिर्फ हाफ प्लेन बना, बाकी ये भी बॉन्डेड है अपने में, ये सब भी एक प्लेन में, लेकिन ये सिर्फ हाफ प्लेन है। उसी तरह से यहाँ पे ये हाफ प्लेन को दिखाएं। ठीक, अब देखो इस पर थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा और फोर्स लगाएं तो एक्चुअल में यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पहले जो प्लेन यहाँ पे था अब ये इतना सा मूव कर गया है, ये इतना सा स्लिप कर गया है। ये स्लिप कर गया है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो प्लेन स्लिप करती हैं, ये डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में करती है। ये जिस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में ये प्लेन स्लिप किया। अब देखो कि क्या है, थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई किए, थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई किए तो इस बार क्या हुआ कि ये दोनों साथ में मूव करेगा, ये दोनों साथ में मूव किया। फर्स्ट टाइम में भी ये सब थोड़ा थोड़ा मूव हुआ होगा लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा। ठीक, फर्स्ट टाइम में भी ये सब थोड़ा थोड़ा मूव हुआ होगा, लेकिन मान लो कि ये ऐसे मूव हुआ होगा, ये थोड़ा सा ऐसे मूव हुआ होगा, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा। बॉन्ड टूटा सिर्फ ये वाला, पहले इसका बॉन्ड टूटता है, फिर क्या होता है ये थोड़ा सा और इधर की ओर डिस्प्लेस होगा, ये थोड़ा सा और इधर की ओर डिस्प्लेस होगा, और ये वाला जो है प्लेन, ये वाला ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाया। उस तरह से यहाँ अगर दिखाएंगे तो ये दोनों प्लेन में थोड़ा सा इधर हटेगा, मान लो कि ये यहाँ पे आ गया। ठीक, और ये अभी इसके साथ में
बॉन्ड बना लिया। ये जो हाफ प्लेन था ये इसके साथ में बॉन्ड बना लिया है, ये वाली बॉन्ड टूट गई। ये जो बॉन्ड टूटती है मतलब ये पूरा का पूरा लाइन का जो बॉन्ड रहता है वो टूटती है। मतलब ये जो हाफ प्लेन है अंदर की ओर गया, ये जितने एटम इसके साथ में लगा है वो पूरा का पूरा प्लेन ऐसे यहाँ पे, पहले यहाँ पे ऐसे था, अब यहाँ से ब्रेक करके इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जिसके साथ में पहले था वो टूट गया। अब यहाँ पे देखो क्या है कि पहले ये वाली हाफ प्लेन था, अब बन गया हाफ प्लेन ये वाली हाफ प्लेन बन गया, क्योंकि ये अभी भी बॉन्ड में है, और ये वाले बन गया हाफ प्लेन, और इसका इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। उस तरह से यहाँ पे देखेंगे। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले अब देखो क्या हुआ, ये थोड़ा सा और मूव किया इधर, ये थोड़ा सा और मूव किया, ये वाला प्लेन यहाँ आ गया है। लेकिन उसी समय पहले यहाँ पे क्रिएट हुआ था, पहले ये वाला प्लेन था यहाँ पे था, ये वाला प्लेन यहाँ पे था, स्लिप यहाँ तक आई थी। ठीक, पहले एक हाफ प्लेन था, सबसे फर्स्ट में ये वाला हाफ प्लेन बना था, हाफ प्लेन, और उसके नीचे में ये थी एक इसका लाइन, ठीक, एक लाइन। अब फिर ये वाला हाफ प्लेन यहाँ पे आ गया, मतलब अभी ये हाफ प्लेन यहाँ पे आ गया। देखो इधर से ये स्लिप कर रहा है। तो अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं रहता, मान लेते हैं कि फिक्स सपोर्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ऐसे फोर्स लगाते जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता कि ये, मान लो कि पहले मटेरियल ये था, इसमें ये फिक्स कर दिए और प्रेशर लगा रहे हैं इधर की ओर। तो नया सिचुएशन क्या होता कि ये वाली हाफ प्लेन यहाँ तक आ जाती है और ये इधर बाहर निकल जाता। ठीक, ये बाहर निकल जाता और कुछ ऐसे देखने में लगता। नया सिचुएशन में थोड़ी सी ऐसी हो जाती। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये डिसलोकेशन, इसको कहते हैं डिसलोकेशन। ये वाली एक नया जो पहले बॉन्ड में था, बॉन्ड ब्रेक करके जो टूटा, ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं डिसलोकेशन लाइन, लाइन ऑफ डिसलोकेशन। ये जो अंदर की ओर पूरा है, अंदर की ओर जो पूरा लाइन हो गया उसको कहेंगे लाइन ऑफ डिसलोकेशन। अगर इसको बाहर निकाल के बनाते हैं तो ये वाली प्लेन हो जाएगा, ये वाली प्लेन हाफ प्लेन कहते हैं इसको, हाफ प्लेन। और इसके जस्ट नीचे में जो ये लाइन है जो मूव कर रही है, मान लो कि ये लाइन ए वी नाम दे दिए, अभी ये यहाँ था और फिलहाल उसके बाद वाले लोकेशन में ये मूव करके कहीं यहाँ पहुँच गया। ठीक, मतलब इसको मान लेते हैं ए डैश या बी डैश। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ डिसलोकेशन। ठीक, यहाँ तक हो गया। और ये लाइन मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको कहते हैं स्लिप। और इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग जो नाम देते हैं उस वेक्टर का नाम है बर्जर वेक्टर, बर्जर वेक्टर, बर्जर वेक्टर। ठीक है, ये स्लिप के डायरेक्शन में होते हैं, ये वाली डायरेक्शन जो होगी बर्जर वेक्टर कहेंगे। और देखो ये जब पूरा प्लेन अगर बाहर निकल जाता तो उस टाइम में हम लोग कहते हैं कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है इधर की ओर तो वो होता है स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे ये डिसलोकेशन, ये डिसलोकेशन है, पहले डिसलोकेशन यहाँ था, धीरे धीरे मूव करते करते अब ये बाहर निकल गया, मतलब हाफ प्लेन लेकर के ये बाहर निकल गया। हाफ प्लेन के नीचे में डिसलोकेशन साइट है। अगर डिसलोकेशन यहाँ पे बाहर निकल जाता तो उसको कहते हैं कि डिफॉर्मेशन, उसको कहते हैं कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक, अभी यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है तो ये मॉलिक्यूल इधर मूव नहीं कर सकता है, तो ये कहीं जितना प्रेशर लगाएंगे ये कहीं बीच में आकर के रहेगा। मान लो कि ये बॉन्ड तोड़ करके ये ऐसे बनाते हैं
और इसका कहीं फाइनल पोजीशन, और ये वाला होता है, ठीक। ये वाला फिर से हाफ प्लेन बनता है, ठीक। और ये तो पहले से ही अपने लाइन साथ अलाइन है, ये भी अलाइन है अपने साथ, ये अपने साथ अलाइन है, ठीक। यहाँ पे ये बन गया इसका। अब देखो, इसको अगर यहाँ पे दिखाना चाहें नीचे में, तो कहते हैं कि ये वाला इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, ये हाफ प्लेन थोड़ा सा मूव करके इसके साथ में बना गया, और ये ब्रेक हो गई, ये ब्रेक हो गई, और अभी हाफ प्लेन रह गया ये, ठीक। और इधर वाले सब भी थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे हो गया था ये। अब देखो, ये हो गई हाफ प्लेन। हाफ प्लेन का जो ये लाइन है जो मूव कर रहा है यहाँ पे है, इसको कहते हैं, अब जो ये साइड हुआ इसको कहते हैं डिसलोकेशन साइड। डिसलोकेशन साइड, इसको नाम दिया डिसलोकेशन साइड, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट हुआ, जो ये एक हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन यहाँ बाहर निकाल के लगा है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ डिसलोकेशन। कहेगा डिसलोकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो गौर करो यहाँ, ये वाली मटेरियल में अभी कोई भी स्लिप नहीं हुआ है, यहाँ पे नो स्लिप है ना, इस रीजन में नो स्लिप, यहाँ से यहाँ तक इसको जो दिखा है ये आया नो स्लिप, और इधर वाले रीजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लिप हुआ, तो इसको कहेंगे मतलब स्लिप रीजन, नो स्लिप रीजन, नो स्लिप रीजन, और यहाँ पे इसको नाम देंगे स्लिप रीजन, ठीक, ये हो गया। और ये नो स्लिप रीजन और ये स्लिप रीजन, इसके बीच का जो ये पोर्शन रहता है इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली हाफ प्लेन थी जो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, ऐसे ऐसे आ करके यहाँ पे आ गया। ये हाफ प्लेन मूव कर रही है, और हाफ प्लेन जो मूव कर रही है इसका मतलब एक प्लेन यहाँ से स्लिप होकर यहाँ आया, यहाँ से स्लिप होकर यहाँ आया, मतलब ये वाला लाइन जो है ए बी वो स्लिप होकर के जो जा रहा है, तो वो एक एरिया पे जा रहा है, ये वाला लाइन पूरा एक एरिया होगा अंदर में, ठीक। तो ये हो गया अनस्लिप रीजन, ये हो गया स्लिप रीजन, ठीक। कि द बाउंड्री, ये वाला जो बाउंड्री है, द बाउंड्री बिटवीन स्लीप रीजन एंड अनस्लीप रीजन या नो स्लीप रीजन इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। यहाँ डिसलोकेशन लिखे हैं, सॉरी, एज डिसलोकेशन, ये एक्चुअल में होगा एज डिसलोकेशन। इसको नाम देंगे हम लोग, ये वाली बाउंड्री जो ए वी रहेगा, कहाँ पे लिख दें इसको, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। डिसलोकेशन साइट है ये जो हम लोगों को दिख रही हैं, और ये जो लाइन ए बी हो जाएगा, लाइन ए बी, इसको जो नाम दे देंगे, इसका नाम है एज डिसलोकेशन। ये देख लो, जब ये प्लेन मूव करेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे इस केस में मूव करा है, उसके साथ में ये जो एज डिसलोकेशन है वो भी मूव कर रही है। अगर वो मटेरियल के बाहर आ गए तो हम लोग कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, और इस यूनिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को नाम दिए स्लिप। स्लिप जो है यूनिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को स्लिप नाम दिए, ठीक। अब देख लो यहाँ पे, हाँ, इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि ये हो गया एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन मतलब ये वाला है, यहाँ पे इसको कहेंगे एज डिसलोकेशन। अब देखो ये लाइन ऐसे हैं ए बी,
और बर्जर वेक्टर या स्लीप ऐसे हैं, तो ये लाइन ये वाला जो लाइन है इसके बर्जर वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक। और स्क्रू डिसलोकेशन के केस में ये लाइन ऑफ डिसलोकेशन पैरेलल रहता है। इसको कैसे विजुलाइज करोगे? स्क्रू डिसलोकेशन में अक्सर होता है कि मान लो कि एक मतलब ऐसा मटेरियल है, स्क्रू डिसलोकेशन में हुआ कि ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, स्लिप कर गया, ठीक। इसको दिखा सकते हैं, देखो ये देखो, फोर्स अप्लाई इसमें ऐसे किए थे यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में इसमें थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट आया ये बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन है। ये जो लाइन है इस केस में यहाँ पे इसको कहेंगे लाइन ऑफ डिसलोकेशन और बर्जर वेक्टर ये हुआ, तो इसमें इस केस में स्क्रू डिसलोकेशन में बर्जर वेक्टर और लाइन ऑफ डिसलोकेशन पैरेलल होता है, जबकि एज डिसलोकेशन के केस में ये परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग डिटेल से देखें। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। ये हो गई समझने के लिए कि एक्चुअल में ये लाइन डिफेक्ट था क्या। लाइन डिफेक्ट में भी हम लोग अब फोकस रखेंगे एज डिसलोकेशन पे, एज डिसलोकेशन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन था सबसे पहले अपने पास कि एक लो कार्बन स्टील में ये पहले अपर यील्ड पॉइंट फिर लोअर यील्ड पॉइंट क्यों होती हैं, और हाई कार्बन स्टील के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। ये हो गया लो कार्बन स्टील, ये हो गया हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज था लेस देन 0.3%, ठीक, ये था। इस एक्सिस में स्ट्रेस थी, इस एक्सिस में स्ट्रेन, यहाँ भी स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक। अब देखो लो कार्बन स्टील, हाँ ये डिसलोकेशन थ्योरी बताया कि लाइन डिफेक्ट होता है। अब ये मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है कि उसमें मिलियंस ऑफ डिसलोकेशन होते हैं। ये जो दिखाए प्रेजेंस ऑफ हाफ प्लेन, ये जो हाफ प्लेन है और जिसको हम लोग नाम दिए एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन, ये हर मटेरियल में बहुत ज़्यादा मिलियंस में प्रेजेंस होते हैं और एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। मतलब यहाँ पे जैसे एक सिंगल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस पर मूवमेंट आएगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस पर कुछ उतना असर नहीं होगा इस डिसलोकेशन पे। तो वो हर डिसलोकेशन में होता है मटेरियल की ये प्रॉपर्टी। बस ये समझने के लिए ये थ्योरी एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में ये होता है हर मटेरियल में एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में। अब देखो लो कार्बन स्टील के केस में हमारे पास क्या है, होस्ट एटम है आयरन का, फिर उसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई कार्बन, और कुछ मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट के लिए नाइट्रोजन भी मिलाते हैं, ठीक। और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखोगे तो कार्बन नाइट्रोजन का साइज सिमिलर होता है, कार्बन के बगल में नाइट्रोजन रहता है, ठीक। अब देखो तो लो कार्बन स्टील मान लिए कि यहाँ पे इधर कर लेते हैं, जैसे ये Fe हो गया, ये Fe हो गया, ठीक। होस्ट एटम है आयरन। अब यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल वॉइड हुआ इसमें आ गया, ये इंटरस्टिशियल वॉइड में आ गया कार्बन या नाइट्रोजन, लेकिन साइज कार्बन और नाइट्रोजन का साइज, इसका साइज ये वॉइड से बड़ा होता है, वॉइड साइज। ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड होता है ना, ये इंटरस्टिशियल वॉइड इसके साइज से बड़ा होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे तो बॉन्ड से ये सब एटम जुड़ा हुआ है। अब कार्बन एटम पे या नाइट्रोजन एटम पे कंप्रेसिव फोर्स का फीलिंग आता है। यहाँ पे देख लो, ये मान लो कार्बन एटम है और चारों साइड इसको ये Fe का एटम, तो ये एक दूसरे पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते रहता है, ठीक है। अब ये कहता है कि मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है रहने में मुझे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये कार्बन एटम कहीं देखने लगता है कहीं आसपास में बड़ा जगह है क्या, ठीक। तो इसको मिलता है ये डिसलोकेशन साइट। डिसलोकेशन साइट में अब देखो क्या है, ये आइडियल मटेरियल था। अब यहाँ पे कोई
हाफ प्लेन आ गया। मतलब उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहता है कि कहीं ना कहीं हाफ प्लेन रहता है, ठीक। तो उसके कारण हुआ क्या कि ये देखो कहीं प्रेजेंस ऑफ हाफ प्लेन है। अब यहाँ पे जस्ट इसके नीचे में कुछ स्पेस दिख रहा है, जस्ट हाफ प्लेन के नीचे में ज़्यादा स्पेस है, ठीक। हाफ प्लेन के नीचे में ये इंटरस्टिशियल वॉइड जो होती है इसका साइज बड़ा होता है। तो कार्बन एटम क्या करती हैं, पहले जो यहाँ था कार्बन एटम या यहाँ था, ठीक। पहले जो कार्बन एटम किससे नोट करते, चलो इससे नोट करते हैं। पहले जो कार्बन एटम यहाँ था, ये सब जगह में था। अब ये क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसको फ्रेश से बनाना, फिर से बना लेता है। अब ये देखो यहाँ पे था हाफ प्लेन, ठीक। ये रहा हाफ प्लेन, और ये जो जनरली इंटरस्टिशियल साइट हैं ये सब है इंटरस्टिशियल साइट। तो कार्बन और नाइट्रोजन इम्प्योरिटीज़ आई, तो ये सब पहले बनाने के टाइम में, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, बहुत सारे प्रोसेस फॉर्मिंग के टाइम में कार्बन नाइट्रोजन इधर उधर आ गई। अब ध्यान देना यहाँ पे लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज था लेस देन 0.3%। तो उतना कार्बन नहीं है कि हर वॉइड में आ जाए, हर इंटरस्टिशियल वॉइड में आ जाए, उतना कार्बन नहीं है। और यहाँ पे जस्ट इस हाफ प्लेन के नीचे में इसको मिल गया कि अरे यहाँ पे तो इंटरस्टिशियल वॉइड बड़ा है, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहाँ जो अभी ये स्ट्रेस फील कर रहा था, कंप्रेशन में था, ये मूव कर जाएगा। ये जितना कार्बन यहाँ पे था, ये सब जो कार्बन था, ये कार्बन डिफ्यूज करने लगता है इंटरस्टिशियल साइड, ये डिफ्यूज करने लगता है और यहाँ पे बन जाती हैं कार्बन रिच एटमॉस्फेयर। इसका नाम है, इसको कहते हैं कोट्रेल एटमॉस्फेयर, ठीक। अब क्या हुआ, मटेरियल को फेल करने के लिए जब हम लोग यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट करते हैं तो उसमें मटेरियल को हम लोग एक्चुअल में फेल करते हैं। वहाँ पे डिसलोकेशन को मूव कराते हैं फोर्स लगा के, जैसे अभी फोर्स लगा के डिसलोकेशन को मूव करा रहे थे ना, वैसे वहाँ भी जैसे फोर्स लगाए तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए डिसलोकेशन मूव करती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये कोट्रेल एटमॉस्फेयर के कारण नेट स्ट्रेन फील्ड इस जगह डिसलोकेशन साइड पे बढ़ जाता है। नेट स्ट्रेन फील्ड इंक्रीजेज, ये जो डिसलोकेशन साइड है यहाँ पे नेट स्ट्रेन फील्ड इंक्रीज हो जाती है। अब नया टर्म आ गई, स्ट्रेन फील्ड क्या है, चलो देख। स्ट्रेन फील्ड इंक्रीज हुआ, मतलब पहले भी वहाँ पे स्ट्रेन फील्ड था, ये हाफ प्लेन के फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे कुछ स्ट्रेन फील्ड हुआ था। स्ट्रेन फील्ड का मतलब कि पहले दो एटम में ऐसे बॉन्ड था, कुछ बॉन्ड लेंथ था। अब क्या हुआ, ये वाला प्लेन, ये वाला इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, ये वाला अगर इसके साथ में बॉन्ड बना लिया तो अब लेंथ हो गई ये वाला, पहले था लेंथ ये वाला, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीज हुई, मतलब कहीं स्ट्रेन आया, इसीलिए कहते हैं स्ट्रेन। एक्चुअल में फोर्स का रोल होता है वहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे हाफ प्लेन फॉर्मेशन हुआ था, तो मान लेते एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ होगा कहीं पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। अब ये हाफ प्लेन, इस जगह हाफ प्लेन है, ये हाफ प्लेन था और ऐसे था, ठीक। ये हाफ प्लेन के कारण ये वाला जो एटम है यहाँ फिगर बना, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना, इसके कारण ये दोनों में रिपल्सिव फोर्स आएगा, आ गया। और यहाँ पे प्लेन ही नहीं है, तो ये चाहेगा कि गैप में आ जाए, तो इसमें ये दोनों का मूवमेंट इधर की ओर आएगा, ठीक। तो स्ट्रेन, जैसे ये वाला बॉन्ड में स्ट्रेन हो गया, ये बॉन्ड में स्ट्रेन हो गया, इधर और भी बॉन्ड में स्ट्रेन आती है, तो स्ट्रेन फील्ड यहाँ भी है ना, स्ट्रेन फील्ड ड्यू टू हाफ प्लेन, ठीक।
अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे बन गया कोट्रेल एटमॉस्फेयर। कोट्रेल एटमॉस्फेयर आया और उसमें आ गया कार्बन बाकी जगह से डिफ्यूज होकर के, क्योंकि वॉइड साइज इंटरस्टिशियल वॉइड इस जगह जो है इसका साइज बढ़ा। अब ये इस पे फिर से फोर्स अप्लाई किया, वो कहेगा हमको थोड़ा सा और जगह दो, और जगह दो बैठने के लिए। यहाँ पे देखो इस पे फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक, तो सिचुएशन अभी ये है कि ये था पहले Fe एटम और ये आ गया कोट्रेल एटमॉस्फेयर और ये इस पे लगा दिया फोर्स। देख लो, पहले ये दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स था, ये इसमें भी इधर, इसमें भी इधर, और ये सब में रिपल्सिव था, इसमें भी इधर, इसमें भी इधर। तो नेट स्ट्रेन फील्ड ये वाला रीजन पे कम होता है और नेट स्ट्रेन फील्ड इसके कारण, स्ट्रेन फील्ड मतलब ये वाला फोर्स लगाए, ये वाला फोर्स लगाए तो ये वाली लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और यहाँ पे ये वाला फोर्स थोड़ी सी कम कर देती, क्योंकि पहले यहाँ पे खाली जगह था, पहले यहाँ पे खाली जगह था, तो इसको इधर ज़्यादा आना पड़ रहा होगा। अब थोड़ा सा कोट्रेल एटमॉस्फेयर हो गया कि अगर नहीं अब रिलैक्स है, बाहर से कुछ सहारा मिल गया, इसलिए यहाँ पे नेट स्ट्रेन कम होती है, नेट स्ट्रेन बढ़ता है, ओवरऑल नेट स्ट्रेन इंक्रीज होती है। ठीक, अब इस नेट स्ट्रेन इंक्रीज होगी तो ये डिसलोकेशन को मूवमेंट पे क्या असर डालेगा। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी एक स्लैब रखा हुआ है यहाँ पे, इसका कुछ ये फ्रिक्शन है, इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाए, मान लो 10 न्यूटन, और ये मूव करना स्टार्ट किया। अब जिस तरह से यहाँ पे इसने थोड़ा सा फोर्स पहले पे लगा के रखा है, अब इस पर थोड़ा सा हम फोर्स लगा दिए एक्सटर्नल, पहले से कोई कारण से 1 न्यूटन लगा दिया। ठीक, अब जो इस पर फोर्स लगेगा वो 11 न्यूटन लगेगा, वो 11 न्यूटन लगेगा। तो अब ज़्यादा फोर्स लग रहा है हमको इसको मूव कराने में, क्योंकि पहले से यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर दिए हैं, तो वही यहाँ पे एक्चुअल में फोर्स अप्लाई हुआ है। पहले इसको ओवरकम करेगा, फिर डिसलोकेशन मूव करेगा। ठीक, तो उस कारण में जिस जगह से जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो ये कोट्रेल एटमॉस्फेयर के कारण ये कोट्रेल एटमॉस्फेयर को ब्रेक करके उसको आगे बढ़ेगा। तो उस चक्कर में वो स्ट्रेन फील्ड को ओवरकम करने के लिए और कोट्रेल एटमॉस्फेयर को ब्रेक करने के लिए ये थोड़ा सा अधिक लगाती है। मान लो कि यहाँ पे यहाँ तक स्ट्रेस लगाया, और फिर जब कोट्रेल एटमॉस्फेयर ब्रेक हो गया, कोट्रेल एटमॉस्फेयर ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद ये वाली डिसलोकेशन पहले सिचुएशन ये था, अब यहाँ पे फोर्स लगाए, इस जगह पहुँचने के बाद ये कोट्रेल एटमॉस्फेयर ब्रेक हुआ और ये वाली बाउंड इसके साथ में बन गई, ये वाला बाउंड इसके साथ में बन गया। अब नया वाला डिसलोकेशन साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ, न्यू डिसलोकेशन साइड, न्यू डिसलोकेशन साइड। और ये कोट्रेल एटमॉस्फेयर जिस जगह टूटा, जहाँ पे उस स्ट्रेन फील्ड को ओवरकम करके ये डिसलोकेशन को मूव कराए, यहाँ जो ये जो डिसलोकेशन साइड था पहले, इसको मूव करा करके यहाँ पे लाए, इसको नाम देते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक ना। अब लो कार्बन स्टील के केस में क्या होता है, कार्बन वहाँ पे है बहुत कम। ठीक, तो जैसे ब्रेक किया, जैसे ये वाला कोट्रेल एटमॉस्फेयर ब्रेक किया, तो अब है कार्बन बहुत दूर दूर में, वो जल्दी से यहाँ पे आ नहीं पाता है कोट्रेल एटमॉस्फेयर फॉर्म करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कोई उस तरह से कोट्रेल एटमॉस्फेयर फॉर्म होती नहीं है लो कार्बन स्टील के केस में। नो री कोट्रेल एटमॉस्फेयर। अब नया कोट्रेल एटमॉस्फेयर बना नहीं, तो ये स्ट्रेन फील्ड एडिशनल बनाएगा नहीं, तो जितना फोर्स अप्लाई हुआ था इसको मूव कराने में, ये कोट्रेल एटमॉस्फेयर के साथ में जो डिसलोकेशन थी, जितना फोर्स अप्लाई किए थे इसको मूव कराने में, अब उससे कम फोर्स अप्लाई होगा इसको मूव कराने में, क्योंकि यहाँ कोट्रेल एटमॉस्फेयर नहीं है।
तो पहले अगर इतना स्ट्रेस पे ये मूव किया था, तो अब थोड़ा सा कम स्ट्रेस पे ही ये मूव करने लगेगा, और ये थोड़ा सा मूव करेगा यहाँ से, मान लो कि ये थोड़ा देर तक ऐसे कम पे ही मूव किया, उसके बाद फिर बढ़ता है दूसरे कारण से, ठीक। तो यहाँ पे आ गया लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक। एक्चुअल में उसको यहाँ पे ये जो लोअर फोर्स में ही ये मूव कर रही हैं, लोअर स्ट्रेस में भी जो मूव कर रही हैं, यहाँ जहाँ तक वो लोअर स्ट्रेस में मूव करती है उसको नाम देते हैं, जहाँ तक ये लोअर स्ट्रेस में मूव करती हैं इसको इस जगह कहते हैं, पॉपुलर नाम है यील्ड पॉइंट फेनोमेनन, ठीक। हर जगह कार्बन अवेलेबल है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। उसमें भी डिसकंटिन्यूटी है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, उसमें भी ये एज डिसलोकेशन है, डिसलोकेशन साइंट वहाँ भी है, वहाँ भी क्वाड्रियल एटमॉस्फेयर है, ठीक। उस केस में भी क्वाड्रियल एटमॉस्फेयर है। क्वाड्रियल एटमॉस्फेयर को मान लो यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन जैसे ब्रेक करके वो यहाँ पे आता है, आसपास में इतने कार्बन है, तुरंत यहाँ पे चला जाता है ये कंफर्ट पोजीशन पाने के लिए, ठीक। और बहुत जल्दी क्वाड्रियल एटमॉस्फेयर रीअपियर कर देता है, वहाँ पे था नो क्वाड्रियल, यहाँ पे रीअपियर कर देता है, फिर से क्वाड्रियल एटमॉस्फेयर बंद हो गया, तो फिर से इसको लगता है कुछ तोड़ने में, ठीक। तो ये नीचे नहीं आती है, ये ऊपर ही आता है, ठीक। तो ये कारण था कि इसमें लोअर यील्ड पॉइंट अपीयर नहीं होता है, ठीक। होप कि समझ में आ गई होगी सबको। थैंक यू। हाँ, अगर इसमें कुछ डाउट हो, कहीं पे कुछ छूटा हो तो बताइएगा, चाहूँगा कि मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन करूँ।